नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हिंदी टॉक में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अमन आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी के संबंधी वर्णमाला की एक वीडियो। वर्णमाला एक ऐसा शब्द है जो पूरी की पूरी हिंदी को समाये बैठा है। ठीक है, अगर आपने वर्णमाला के बारे में ही आपको जानकारी नहीं है तो आप हिंदी में कभी भी पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ठीक है, आपको इतनी जानकारी नहीं हो सकती। आपको कहीं ना कहीं आप गलतियां करते ही रहेंगी जब तक आप जो वर्णमाला है, ठीक है, जितने भी वर्ण हैं उनके बारे में आप नहीं जानकारी हासिल कर लेते, आप अच्छी तरह से कभी भी हिंदी के सक्षम नहीं हो सकते। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वर्णमाला। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा। भाषा क्या होती है? जो भाषा होती है वह मनुष्य की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक वाचिक माध्यम है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो भाषा क्या होती है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अपनी जो बात करने का जरिया होती है, बोलने का जरिया होती है। अब आप हमारी जो भी जो फीलिंग्स हैं उनको शेयर करने का एक जरिया होती है। क्या? भाषा। ठीक है, वाचिक माध्यम से अर्थ है वाणी का माध्यम। ठीक है, जो भाषा है वह संस्कृत के शब्द भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थिक इकाई क्या होती है? वाक्य। और वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई शब्द या पद होती है और शब्द से भी छोटी इकाई अक्षर होती है और अक्षर से भी छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। ठीक है, जो वर्ण है वह सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। क्या छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है? वह मानी जाती है वर्ण। और सबसे बड़ी इकाई जो है वह क्या है? वाक्य। ठीक है, हिंदी की सबसे बड़ी इकाई जो है वह वाक्य मानी जाती है, सार्थिक इकाई है। ठीक है, और सबसे छोटी इकाई जो है वह मानी जाती है वर्ण। ठीक है, जैसे हमने ले लिया कमल शब्द ले लिया। ठीक है, कमल में कितने अक्षर हैं? अक्षर तो 3 हैं लेकिन वर्ण कितने हैं? इसमें वर्ण तो 6 हैं। ऐसे कैसे? ये देखो, हमने इसे आगे इसका विच्छेद भी किया है। जैसे क म और ल, कितने अक्षर हुए? इसमें 3 अक्षर हो गए। लेकिन अगर हम इसके वर्ण देखेंगे तो कितने होंगे? 6 होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क अ म अ र, सॉरी यहाँ पे र नहीं, यहाँ पे ल आएगा, ल अ। ठीक है, अगर हम आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि व्यंजन तभी पूर्ण होते हैं जब उनके साथ जो स्वर हैं वे लग जाएं। ठीक है, ये सिर्फ व्यंजन होते हैं वे अधूरे होते हैं। जैसे क, ख, क, ख, ख नहीं ख। ठीक है, अगर हम इसके साथ स्वर को जोड़ दें, ठीक है, तो ये पूरा ख बन जाएगा। समझ गए? तो इसी तरह अगर हम व्यंजन है जो क प्लस जो स्वर है आ, क, जब भी हम बोलते हैं क तो अब जो भी हम व्यंजन बोलते हैं उसके पीछे स्वर की आवाज़ आती है। क बोलते हैं तो उसके पीछे स्वर की आवाज़ आएगी। ठीक है, और म बोलेंगे तो उसके पीछे भी स्वर की आवाज़ आएगी। और यहाँ पे ल है, अगर हम ल बोलेंगे तो उसके पीछे भी अ की आवाज़ आएगी। समझ गए? अगर हम अकेला बोल दें, हमने स्वर को नहीं, कमल कमल, तो बनेगा ही नहीं। क म ल पूरा बन जाएगा ना। अगर हम
स्वर और व्यंजन को एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें कितने वर्ण हो गए? इसमें वर्ण हो गए 6। ठीक है, समझ आ गई ये तो। और इसके बाद हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला क्या होती है? वर्ण से आशय शब्द की उस लघुतम इकाई उचित इकाई से है जिसका और लघुत्तर विभाजन नहीं हो सकता। ये सबसे मेन बात है। जो वर्ण है वह सबसे छोटी इकाई तो है, ठीक है, लेकिन इसका आगे भी विभाजन नहीं हो सकता। आप इसे खंड नहीं कर सकते। ये पहले ही खंड होती है, आप इसका खंड नहीं कर सकते। सॉरी, ये पहले ही खंड होती है। समझ गए? जैसे हमने लिख लिया, क लिख लिया, ठीक है, ये क्या है? व्यंजन है। ठीक है, इसका हमने विभाजन कर दिया। विभाजन करेंगे हम क प्लस आ। ठीक है, ये क्या बन गई? वर्ण बन गई। इसका हम आगे विभाजन नहीं कर सकते, इसे हम आगे तोड़ नहीं सकते, इसे भी हम आगे नहीं तोड़ सकते। ये अपने आप में पूर्ण है। समझ गए? ये अपने आप में है, इन्हें हम आगे नहीं तोड़ सकते, किसी भी तरह नहीं टूटेंगे। अगर जब क और अ मिल जाते हैं तो पूरा क बन जाता है। इसे हम विभाजित कर सकते हैं, लेकिन इनको हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, आगे मूल मानक हिंदी वर्णमाला। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। जब हम बोलते हैं तब 45 होते हैं। क्यों? 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जब हम लिखते हैं तब 52 वर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि 13 स्वर होते हैं, इसमें 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होती है। इसमें क्या डिफरेंस आएगा? ऐसे क्यों? उच्चारण के आधार पर हम 45 और लेखन के आधार पर 52, ऐसे क्यों? बेबी हम आपको इस वीडियो में आपकी ये कन्फ्यूज़न भी हम दूर कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं? वेद ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर मुंह में बिना किसी बाधा के निरंतर रूप से मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, रुकती नहीं। जब हमारे मुंह से जो भी हवा आती है वह बिना रुके, ना तो उसे जीवा रोक सकती है, ना होंठ, ठीक है, ना गला, कुछ भी नहीं, सीधी आती है हमारे मुंह से। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वह होते हैं, तो आप देख ही सकते हैं, जब जो स्वर है उनमें हवा कहीं भी नहीं रुकती। हमारे जो अंदर की वायु है, जब भी हम बोलते हैं स्वर बोलते हैं, ठीक है, जैसे अ आ ई उ, ठीक है, हमने बोला तो उसमें जो हमारे अंदर की वायु है, ठीक है, वो किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करती, ना ईवा को, ना होंठ को, ना गले को। ठीक है, स्पर्श नहीं किया किसी ने भी। ठीक है, सिर्फ नाक और मुंह के द्वारा सीधी निकल जाती है बिना किसी रुकावट की। लेकिन व्यंजन उसके उल्ट होगा। वह फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा है जो, वह कहीं ना कहीं तो टकराएगी। ठीक है, अगर नहीं टकराई तो वह क्या होगा? स्वर होगा। अगर टकराई तो वह क्या होगा? व्यंजन होगा। जैसे क कहाँ से हमारी जीवा है वह टकराती है, हवा रुक कर आती है बाहर। ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे? व्यंजन कह देंगे। ठीक है, व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा मुख विवर में अथवा स्वर यंत्र में कहीं ना कहीं रुककर अवरोध सहित एवं एक विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ये मेन बात आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। हम कभी भी अकेले व्यंजन का प्रयोग कर तो लेते हैं, जैसे हमने कभी लिख लिया, हमने जैसे लिख दिया, एक मिनट, हमने जैसे लिख दिया अच्छा, ठीक है, जहाँ पे जो छोटा जो आधा च है वह क्या है? अकेला व्यंजन है। ठीक है, ये स्वर आ जाएगा छ और इसके साथ अ है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? हमने इसमें स्वरों का प्रयोग किया है। ठीक है, लेकिन जो च है उसमें हमने सिर्फ व्यंजन डाला है, इसमें हमने स्वरों का प्रयोग नहीं किया। समझ गए? अगर हमने किसी भी व्यंजन का प्रयोग करना है तो हम
उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लगेगी ही लगेगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हम आपका उस कन्फ्यूज़न को दूर कर देंगे जिसमें बताया गया था कि 10 स्वर उच्चारण के लिए कैसे हो सकते हैं और लेखन के लिए 13 स्वर कैसे हैं, ये सभी आपको बताएंगे। सॉरी, जो स्वर हैं कौन कौन से स्वर हैं? अ, ई, उ, ए, ओ। यहाँ पे एक और आएगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे और आ जाएगा। ठीक है, तो ये उच्चारण के लिए 10 हैं क्योंकि हम इन 10 का ही प्रयोग करते हैं उच्चारण में। ठीक है, और लेखन के लिए कौन कौन सी इससे ज़्यादा है? आ, ई, उ, री। ठीक है, जो र ऋषि वाला है ये इसका हम प्रयोग बोलने में नहीं करते, सॉरी, इसका प्रयोग हम बोलने में नहीं करते, इसका प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ लेखन के लिए करते हैं। ओ ते औ मतलब जो अ, ठीक है, और है। ठीक है, जो विसर्ग हैं और अनुस्वार हैं इन्हें हम सिर्फ लेखन में प्रयोग करते हैं, उच्चारण में नहीं। ठीक है, इसके लिए ये 13 स्वर जो प्रयोग किए जाते हैं किसमें? लेखन के लिए। समझ आ गई इतनी बात? इसके बाद जो व्यंजन है, व्यंजन क वर्ग होता है, क ख ग घ ड़ च छ ज ज च न। ठीक है, ट वर्ग आएगा, ट वर्ग जितनी भी आ जाएंगी ये। ठीक है, जो भी ये है और ये है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? हम द्विगुण व्यंजन कहा जाता है इसे। ठीक है, इसके बाद जो त वर्ग आ जाएगा, प वर्ग आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा, य र ल व ऊष्म व्यंजन आएगा। ये सभी हम के बारे में हम आपको बताएंगे क्या क्या होते हैं। ठीक है, छ स ह ये क्या आ जाएंगे? ऊष्म व्यंजन में आ जाएंगी। संयुक्त व्यंजन क्या होती हैं? श, त्र, य और श्र, ये 4 हैं। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? अगर हम उच्चारण के लिए देखें तो सिर्फ 45 हो जाएंगे। ठीक है, उच्चारण के लिए कितने हो जाएंगे? 45। और स्वर लेखन के लिए 13, 35 और इसके बाद 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए यहाँ पे अलग अलग जो गिनती है रखी गई है उच्चारण और लेखन के लिए। समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, और इसके बाद सॉरी, वर्णमाला। यह वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, हमने जो वर्णमाला देखी थी वे किस में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में, क्योंकि हमारी हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली भाषाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ये जो री है, ठीक है, जो हमने पहले बोला था री, वह ये है। ठीक है, और ये जो री है इसे हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इन सभी का प्रयोग अभी नहीं है हमारी हिंदी में। जो पहले था, जो हमारे वैदिक काल से चली आ रही थी उसमें था, लेकिन हमारी जो आधुनिक हिंदी है उसमें इनका प्रयोग नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे वर्गों का वर्गीकरण, सॉरी स्वरों का वर्गीकरण, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी मैं, सॉरी। स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी वर्णमाला की पूरी जानकारी के अंतर्गत स्वरों का वर्गीकरण तीन नहीं है यहाँ पे, यहाँ इनके आधार पर किया गया। जैसे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, उष्ठाकृति के आधार पर और कोमल तालु के आधार पर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ये क्या क्या होती हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण समय में लगने वाले समय के आधार पर। सबसे पहले आएगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? सभी को पता ही है कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व मतलब जो छोटा होता है। ठीक है, एक मात्रा का समय अर्थात कम समय लगता है जिसके उच्चारण में, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ये कौन कौन सी हैं? अ, ई, उ। ठीक है, ये मेन आ जाते हैं हमारे ह्रस्व स्वर, अ, ई, उ। ठीक है, और दीर्घ स्वर जिनमें 2 मात्राओं का, जो ह्रस्व से बड़े हो, ये देखो जो ह्रस्व है उसमें 1 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, और जो दीर्घ है उसमें 2 मात्राएं का समय लगेगा। ठीक है, अर्थात ह्रस्व से दुगना समय लगेगा। उसे क्या कहते हैं? हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अ, ई, उ,
सॉरी, हाँ, आ ई उ ए ओ, ये क्या है? सभी दीर्घ स्वर हैं। और इसके बाद जो प्लूत स्वर हैं, प्लूत स्वर क्या होते हैं? प्लूत स्वर ये होते हैं जो ह्रस्व से तिगुने 3 गुना ज़्यादा समय ले, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लूत स्वर कहते हैं, ठीक है। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है क्योंकि 30 गुना समय लगता है, ठीक है। और इसके लिए जो निशान है वे इस तरह का निशान प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग ज़्यादातर चिल्लाने में, पुकारने में, रोने में, गाने में होता है, ठीक है। जो हम लगातार कहते हैं, जैसे ओम कहते हैं हम, ओम, टाइम लगता है ना इसमें, कितना टाइम लगता है इसमें, ठीक है, ओम, ठीक है, इसमें कितना टाइम लगा ना ओम कहने में, और ओ और म में जितना टाइम लगा उसे क्या कहते हैं? हम प्लूत स्वर कहते हैं। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद आएगा मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर। जीवा स्वरों के उच्चारण में के समय जीवा का जिस प्रकार प्रयोग होता है उसके आधार पर, ठीक है, जो स्वर हैं उन्हें आगे 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे अगर स्वर। अगर स्वर क्या होते हैं? जिसमें स्वरों का उच्चारण जीव के अग्र भाग से किया जाता है, जो सिर्फ जो हमारी जीव की जो नुकीली होती है ना स्थान, वहाँ से बिल्कुल जीव के फ्रंट से, ई ए आप बोल कर देखें, ई ए, जो जीव के अग्र भाग से हो जिनका प्रयोग, ठीक है। और मध्य स्वर जीव के मध्य भाग से हो। आप अच्छे से देख लें, ये देखो सिंपल सी बात है। अग्र स्वर जो अगर जीव के अग्र भाग से हो, मध्य स्वर जो मध्य भाग से हो, ठीक है। सिर्फ अ, जब हम अ कहते हैं तो हमारा जो जीव है का मध्य भाग है वो ऊपर जाकर तालु को टच करता है, टच नहीं करता, पूरी तरह से करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वह क्या होगा? मध्य स्वर होगा। ये अकेला ही है मध्य स्वर, ठीक है। पश्चात स्वर जो जीव के पिछले भाग से होता है, अ उ ओ, ठीक है। समझिए आगे बात का आपको। अग्र स्वर जो जीव के आगे से, मध्य स्वर जो जीव के मध्य भाग से, पश्चात स्वर जो जीव के पिछले भाग से उच्चारण किया जाए उसे पश्चात स्वर कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। और इसके बाद हम आगे चलते हैं मुख्य कृति के आधार पर। हमारी जो मुख्य कृति कैसी होती है जब हम स्वरों का प्रयोग करते हैं? सबसे पहले आएगी संवृत, बिल्कुल संक्रा, ठीक है। जैसे ई उ, ये सभी कौन सी हैं? संवृत स्वर हैं, ठीक है। जब जीवा का विवृत भाग स्वरों के उच्चारण के अधिकतम ऊंचाई पर होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं संवृत, ठीक है। और अर्ध संवृत जिसमें जीवा का विवृत भाग कम ऊंचाई पर होता है, ए अ ई अ, ये आप देख लें, ठीक है। हम जब ई बोलेंगे तो हमारा जो जीवा है, ठीक है, वो बिल्कुल ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ई उ, ठीक है। अगर जब हम ए बोलेंगे तो कुछ नीचे आ जाएगी, इतनी भी नीचे नहीं आएगी लेकिन आ जाएगी, संवृत से कुछ नीचे आ जाएगी, ठीक है, ए ठीक है। और इसके बाद हम विवृत देखें तो निम्न भाग होता है इस अवस्था में जीवा का, ठीक है। जैसे बिल्कुल ही खुला आता है, ठीक है, बिल्कुल ही समतल होती है हमारी जो जीवा होती है, ठीक है। कोई भी इसका कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, कोई बिल्कुल ऊपर नहीं होती, ठीक है, बीच में नहीं होती, बिल्कुल प्लेन होती है, ठीक है। अर्धविवृत जब जीवा का विवृत भाग संवृत की अवस्था में कुछ कम ऊंचाई पर होगा, सॉरी ठीक है, ये क्या आ जाएगा? आपका अर्धविवृत भाग आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई ना? ये तो बहुत सिंपल है। इसके बाद होठों की स्थिति। हमारे होंठ कैसे होते हैं जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं? जैसे हमने देखा होठों की स्थिति के आधार पर 2 स्थितियाँ बनती हैं, ठीक है, वृत्तकार और अवृत्तकार। वृत्तकार जब होंठ बिल्कुल गोल हो जाए, उ, ठीक है, जब इन स्वरों का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे होंठ हैं जो बिल्कुल गोलाई में आ जाते हैं। अवृत्तकार
जो हमारे होंठों की स्थिति है वह सामान्य रहती है, वृत्त के समान गोल नहीं बनती, ठीक है, उन्हें अवृत्तकार कहा जाता है। जैसे अ आ ई री ए ओ, ठीक है, ये क्या आ जाएंगी हमारी अवृत्तकार आ जाएंगी, ठीक है। वृत्तकार जिनमें होंठ गोल हो जाए, ठीक है, और अवृत्तकार जिनमें होंठों की स्थिति गोलाई से कम रहे, ठीक है, जो ऐसे रहे। लेकिन जो वृत्तकार हैं उनमें गोल हो जाएगी और अवृत्तकार में थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, इसकी तरह गोल नहीं होगी वृत्तकार में, ठीक है। इतनी समझा गई ना। इसके बाद कोमल तालु के आधार पर, कोमल तालु के आधार पर इसे ही अनुनासिक या कौवे की स्थिति भी कहा जाता है। उच्चारण के इसे ही अनुनासिक या कौवे की स्थिति भी कहा जाता है। उच्चारण के समय कोमल तालु कौवे की दो स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। इस स्थिति में स्वर दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अनुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं? उच्चारण के समय जब कौवा बीच में लटकता रहता है और इसी के फलस्वरूप वायु का कुछ भाग नाक से निकलता है, अतः इस स्थिति में से उचित स्वर अनुनासिक स्वर कहलाता है, ठीक है। इसे हम कहेंगे जो चंद्रबिंदु होता है ऐसे, इसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। और निरनुनासिक क्या होगा? जब किसी स्वर के उच्चारण में कोमल तालु स्वाभाविक स्थिति में रहकर वायु के संपूर्ण प्रवाह को मुख विवर से जाने देता है, तो उसका जैसे अ आ इ उ, ठीक है। जैसे ये है सभी आगे निरनुनासिक, आगे जो अनुनासिक आता है वो ऐसे आ जाता है, जो चंद्रबिंदु कह देते हैं जिसे हम, वह निरनुनासिका आ जाता है, ठीक है। समझ आ गई ना। और इसके बाद तो व्यंजनों का वर्गीकरण है, इसे हम इसके हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है स्वरों के बारे में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्वरों की पूरी जानकारी हो गई होगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही नई वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।